मैं आपके साथ आज उस बात के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग क्रिटिकल सिचुएशंस में या कह लीजिए हम क्रिटिकल डिजीजेस के थ्रू ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या पुअर फैमिलीज होती हैं जिनके पास उस डिसीज को या उस बीमारी को ठीक करने के लिए उतना पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चले जाती है। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम प्रोवाइड हो जाती है और उस स्कीम के अंडर हम लोग उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को मिलने वाला है, या कह लीजिए हम लोगों को पेशेंट की एक क्रिटिकल सिचुएशन को हम लोग ठीक करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ स्कीम के अंडर में उस पेशेंट को हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो हम उस सिचुएशन में जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है CMS स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बोलते हैं। बेसिकली इसका पूरा नाम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, जो कि सीएम फंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और इसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान तो नहीं होता, हर फंड के लिए कुछ भी पैसा रेज करने के लिए एक अटॉर्नी साइन कर देता है, जिसके थ्रू आप लोग उस स्कीम को अलाउ कर सकते हैं अपनी उस डिसीज को ठीक करने के लिए। और ये अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है हॉस्पिटल के थ्रू। हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली कैसे काम होता है, आइए आप लोगों को हम इस CMS स्कीम के बारे में आगे बताते हैं। CMS स्कीम के अंडर में आप लोग जब भी अपना किसी पर्सन का इलाज कराना चाहते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि पर्सन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी के सभी आप लोगों को मौके पे आपको प्रोवाइड करने होते हैं। CMS स्कीम के अंडर में जो भी पर्सन फॉल करता है उसको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ही उस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। और उस स्कीम का अंडर में अगर तभी आप फायदा ले सकते हैं अगर आप लोग किसी पुराना कोई फंड आपने गवर्नमेंट से रेज ना करवाया हो। लाइक आज सभी लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड को आप यूटिलाइज कर रहे हैं या अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो किसी किसी स्टेट में ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर वो कार्ड अगर आप लोगों का बना हुआ है तो आपको CMS स्कीम का फंड का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान जो स्कीम होती है वो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा आप देखेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और जिस स्कीम के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से ही आप लोगों को प्रोवाइड मिलती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और वेरिफिकेशन में आप लोगों का ये भी डेटाबेस निकल के आ जाता है कि आप लोगों ने पहले कभी इस स्कीम का कोई फायदा तो नहीं लिया या किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज का स्कीम्स का कोई फायदा तो नहीं लिया हुआ है। अगर आप लोग इन चीजों में अगर फॉल नहीं कर रहे हैं तो आपको ये फंड नहीं रिलीज किए जाते। बट अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप लोगों के पास फंड्स की कमी है और अगर आपको फंड्स डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हॉस्पिटल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। फंड्स को हम लोग कैसे लेंगे उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आप लोगों को मैच करना पड़ता है। क्राइटेरिया मैच करने के लिए आप लोग पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ आपके घर की एनुअल इनकम क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है, और घर का क्या आप लोगों का टर्नओवर रहता है, क्या आप लोगों की आमदनी है, क्या आपका आमदनी का सोर्स है, वो सब पूछा जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस स्कीम को आप लोगों को अलॉट करके दिया जाता है। इस स्कीम को अलॉट करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती, हाँ, बट आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस सही होना चाहिए, और अगर आपका वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड का एड्रेस भी सही होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों चीजों के एड्रेसेस आपसे मैच कर रहे हैं, आप जहां पे रह रहे हैं वो एड्रेस इस आधार कार्ड और वोटर कार्ड के ऊपर है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि वोटर कार्ड के ऊपर ही सबसे ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वोटर कार्ड के ऊपर एड्रेस और वार्ड नंबर वगैरह मेंशन नहीं किए होते हैं। और आपको ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा यही इंसिडेंट सामने आते हैं कि वार्ड नंबर हमारे वोटर कार्ड के ऊपर कहीं नहीं लिखे होते हैं। बट आपको मैं ये गाइडलाइन बता देता हूँ, जिस भी बंदे को इस स्कीम के अंडर में आके अगर आपको कोई भी फंड रेज करवाना है तो आपका वोटर कार्ड के ऊपर आपका वार्ड नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वार्ड नंबर उसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वार्ड नंबर एक ऐसी सुविधा होती है जो सरकार को इजी रहता है कि आप लोगों का वो डेटा मेंटेन कर पाती है। वार्ड नंबर के थ्रू आप लोग क्या उस वार्ड में कितने इंसिडेंट ऐसे वाले हो रहे हैं जो इस बीमारी को झेल रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि WHO के पास ये रिपोर्ट्स जाती हैं कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहां पे ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसमें आप लोगों को ये देखा जाता है कि ये समस्याएं जो हैं आप लोग किस वार्ड के अंदर ज्यादा झेल रहे हैं, या WHO की तरफ से जो ये फंड रिलीज किया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जवाब देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना फंड उन्होंने लोगों को पहुंचाया है।
तो जब WHO इसके बारे में पूरे जानकारी इकट्ठा करती है और पूरे जानकारी को इकट्ठा करने के टाइम पे ये वार्ड नंबर के थ्रू पूरी डिटेल्स मेंशन की जाती हैं। अगर आपके वोटर कार्ड के ऊपर आपका वार्ड नंबर लिखा होगा तो गवर्नमेंट को इजी रहता है कि किस एरिया में हमने कितना पैसा डोनेट किया है, या कह लीजिए इस स्कीम का फायदा कितने वार्ड्स ने लिया और किन किन वार्ड्स में ये हम लोगों को बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मान के चलें तो आपका कैंसर की प्रॉब्लम आपके सामने आज के दिन में बहुत ज्यादा है, तो कैंसर की बीमारी इस चीज के अंदर सबसे पहले काउंटेबिलिटी में आ जाती है, बशर्ता आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी साथ में लगती हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको CMS स्कीम के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो, या CMS स्कीम के लिए आपको कभी भी लगे कि आप लोगों के पास फंड्स की कमी है और या आप किसी का इलाज कराने में असमर्थ हैं, तो आप लोग CMS स्कीम का फायदा ले सकते हैं। उसके लिए आपको आपके नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा, जो कि अच्छा हॉस्पिटल हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। वहां पे जाके आपको एक बार पूछना होगा कि CMS स्कीम के पेशेंट का यहाँ पे इलाज होता है या नहीं होता है। अगर उस पेशेंट का इलाज CMS स्कीम के अंडर में वहां पे हो जाता है और स्कीम को उस हॉस्पिटल के अंदर मान्यता प्राप्त है, तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर CMS स्कीम का फायदा मिल सकता है आपको, तो आपको अमूमन 1.5 लाख के आसपास का फंड उस हॉस्पिटल के थ्रू मिल सकता है। हाँ जी, जो 1.5 लाख रुपए है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके हॉस्पिटल को अलॉट होगा आफ्टर आपकी जो बीमारी है उसका जो खर्च होगा उसका वेरवा जो है वो बनाकर भेजेंगे हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो पैसा सीधा हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेगी। तब तक जितनी देर भी आपको ये हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज चल रहा होगा, 1.5 लाख रुपए तक का खर्च का कोई भी पैसा हॉस्पिटल आपसे नहीं लेगा। तो ये आपको एक सुविधाजनक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग सेव कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, कि अगर आपके घर में या आसपास के किसी लोग में या किसी को भी आपके चाहने वालों में, जानकार में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी ऐसी कुछ गंभीर बीमारी है जिसका वो इलाज नहीं करवा सकते हैं और उनको सरकार से मदद चाहिए, तो CMS स्कीम, जिसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बोलते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं बाढ़, तूफान, आंधी, कोई भी ऐसी डिजास्टर होती है जो कि हम लोगों को झेलने के लिए मिल जाती है, अमूमन कुदरती आपदा होती है, उसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है कि कितना फंड उसने रिलीज करना है। तो ये सारी पावर हमारे CM के पास होती है। तो CM ये चाहता है कि हम लोग अपने जो लोग हैं, जिन लोगों ने वोट डाल के उनको जिताया है, तो उनको वो कैसे रिलीफ कर सकते हैं पैसे के तौर में। तो ये CMS स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो ये गंभीर बीमारियों से या कुदरती आपदा में ये लोग किसी बीमारी को या किसी इंसिडेंट को अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में कहीं झेलते हैं, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद स्कीम है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं।